इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का MLRS से भीषण प्रहार। क्रांसी लीमन में यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। क्रास्नी और लीमन में हुआ हमला, यूक्रेन के 50 सैनिकों में से 30 की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन को कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। डोनेस्क में भी अब यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत जवाब देने लगी है। लगातार हमलों के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने 6 मोर्चों को खाली कर दिया है। इस इलाके में यूक्रेन के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह करने के लिए रूस फैब 500 जैसे बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। कई एयर डिफेंस खाली होने के बाद से रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अब यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बरपा रहे हैं। आसमान में सुपरसोनिक स्पीड वाला फाइटर जेट सुखोई 34 और उसके कुछ देर बाद यूक्रेन की जमीन पर यह बारूदी जल चला। रूस ने एक बार फिर अपने महाशक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका तबाह हो गया। ये फैब 500 बम का धमाका था। रूस के सुखोई 34 ने इस बम को यूक्रेन के क्रास्नोलिमंस्क के इलाके में गिराया। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने यह हमला किया। टारगेट पर यूक्रेन का कमांड पोस्ट और सैनिक थे। हमले के लिए फैब 500 अनगाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। एक ही प्रहार से 10 बमों जैसा विस्फोट। एक धमाके में ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके में तबाही। ताबड़तोड़ प्रहार की जगह घातक हथियारों का इस्तेमाल। रूस की स्ट्रेटेजी से साफ है कि अब पुतिन और इंतजार नहीं करना चाहते। दुनिया कुछ भी कहे, अब पुतिन को परवाह नहीं। रूस अब प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल में भी संकोच नहीं कर रहा। यूक्रेन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिससे जाहिर होता है कि रूस अब घातक हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम और फैब 500 जैसे बम का इस्तेमाल हो रहा है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल तो अब खुलकर किया जा रहा है। किंजल और स्कंदर जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल तो कई बार हो चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। यूक्रेन की जमीन पर एयर डिफेंस की तैनाती तो है, लेकिन रशियन फाइटर जेट पर प्रहार के लिए मिसाइलों की कमी। रशियन एरोस्पेस फोर्स इसी का फायदा उठा रही है और सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट बार बार यूक्रेन की सीमा में घुसकर प्रहार कर रहे हैं। अवदिव्का में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। अवदिव्का में रूस के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अवदिव्का को कई हिस्सों में बांटकर हमले की रणनीति। डोनेस्क में भी रूस की सेना यूक्रेन पर हावी हो गई। पिछले 5 दिनों से लगातार हमले के बाद इस इलाके में रूस को बड़ी कामयाबी मिली। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक हथियार छोड़कर डोनेस्क से पीछे लौट गए। आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। डोनेस्क में यूक्रेन को 6 मोर्चों को खाली करना पड़ा है। यूक्रेन ने यहां 3 बार पलटवार की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा।
यूक्रेन के 330 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के क्रांसी लीमन में भी रूस की सेना हावी हो रही है। यूक्रेन के 3 हमलों को नाकाम कर दिया गया और यूक्रेन को 120 सैनिकों को गंवाना पड़ा है। क्रांसी लीमन 3 हमले नाकाम हुए हैं, जिसमें 120 सैनिकों की मौत हुई है। कुपियांस्क में रूस की आर्मी ने मजबूती हासिल कर ली है। यहां यूक्रेन के 6 हमलों को नाकाम कर दिया गया, जिसमें यूक्रेन के 150 सैनिकों की मौत हो गई। खेरसॉन में यूक्रेन का एक D-30 हॉवित्जर नष्ट कर दिया गया। यहां 55 सैनिकों की मौत हुई। बेलगोरोद में 30 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। यहां रूस ने एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी है। रूस के घातक हथियार और सेना के बड़े जमावड़े के बीच यूक्रेनी सैनिकों के तमाम वार नाकाम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई के बाद अब रूस अपनी सेना को विदेशी छात्रों की मदद से और ज्यादा ताकतवर बनाने पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को विश्वविद्यालयों के पास सेना भर्ती का विज्ञापन लगाया गया। विदेशी छात्रों को सेना में भर्ती होने के लिए कई ऑफर दिए जा रहे हैं। कई रूसी छात्रों को सेना में भर्ती के काम में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई विदेशी छात्रों को सेना में शामिल करके ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ छात्रों को रूस से निकालने की धमकी देकर भी सेना में भर्ती किया गया है। रूस के कमांडर की नजर चीन, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मिस्र, मोल्दोवा और श्रीलंका के छात्रों पर है। यूक्रेन अभी पूरी तरह लाचार नहीं है। यूक्रेन की फौज ने यह साबित करते हुए रूस के सैनिकों पर पलटवार किया और रोबोटाइन इलाके में रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जेपोरीजिया के टोकमाचका इलाके में भी यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया और रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि रोबोटाइन अब पूरी तरह से यूक्रेन के सैनिकों के कंट्रोल में है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार को रोकने के लिए यूक्रेन अपनी ड्रोन पावर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को घेरने वाले रशियन टैंक्स की तलाश ड्रोन से की जा रही है। कामिकाजी ड्रोन टैंकों से टकराकर धमाके कर रहे हैं, तो वहीं कई टैंकों को ग्रेनेड से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के आगे यूक्रेन का यह पलटवार बेहद कमजोर है। पुतिन के दिमाग में अब सिर्फ यूक्रेन में जीत हासिल करने की हसरत नहीं, बल्कि नाटो से बदला लेने की आग भी है। रूस की सेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया है। समुद्र में रूस ने सबमरीन को नष्ट करने का अभ्यास किया। रूस ने पैसिफिक फ्लीट के फ्रिगेट को दक्षिण चीन सागर में भेजा है। रूस के मार्शल शेपोशिकोव से ऐसी ही एक मिसाइल दागी गई। मिसाइल के टारगेट पर एक डमी टारगेट था। कुछ देर बाद टारगेट के टुकड़े हो गए। रूसी फ्रिगेट ने यहां हेलीकॉप्टर के साथ तालमेल मिलाकर एक सबमरीन को नष्ट करने का अभियान किया। रूस की फ्रिगेट से टॉर्पीडो का भी इस्तेमाल किया गया है। रूस की फ्रिगेट से एंटी सबमरीन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान मुद्दे पर चीन का समर्थन करने के लिए रूस अपनी नेवी की बड़ी तैनाती इस इलाके में कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेन के 34 ड्रोन हवा में नष्ट हुए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन को यह बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाइमार्स का हमला भी नाकाम हुआ है। रूसी एयर डिफेंस से 3 रॉकेट नष्ट हुए हैं। जंग में यूक्रेन सरेंडर करने के कगार पर पहुंच चुका है। वजह है पुतिन ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार, युद्ध में घातक विनाशकों का इस्तेमाल। मगर इसी बीच यूक्रेन ने अपने ही इलाके में ऐसा अटैक किया जिससे उठी चिंगारी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप, यहां तक कि रूस को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव खेलते हुए ऑपरेशन फ्लैग एक्टिव किया है, जिसका मकसद है न्यूक्लियर महाविनाश। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक जबरदस्त ब्लास्ट जिसकी गूंज से कई किलोमीटर का इलाका थर्रा उठा। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और प्रचंड ब्लास्ट के बाद आसमान में आग और बारूदी धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन रीजन में आने वाले नोवा काखोवका डैम पर यह हमला किया गया। और जानते हैं इस आसमानी अटैक को किसने अंजाम दिया? ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने। हैरानी की बात यह है कि इलाका यूक्रेन का, नोवा काखोवका डैम यूक्रेन का, बावजूद इसके यूक्रेनी सेना ने इसे क्यों तबाह किया, क्यों विनाशक बमों से इस प्लांट को नेस्तनाबूद किया? तो इसकी वजह है रूस। दरअसल खेरसोन रीजन पर रशियन फौज का कब्जा है। इस इलाके में रूसी डिफेंस ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। जेपोरीजिया का पावर प्लांट भी रूस के कब्जे में है। नोवा प्लांट से जेपोरीजिया को पानी सप्लाई होता है। बस इसी के चलते यूक्रेन ने खेरसोन में मौजूद नोवा काखोवका डैम को विस्फोट में उड़ा दिया, उसे तबाह कर दिया ताकि जेपोरीजिया के न्यूक्लियर प्लांट में पानी की किल्लत बढ़ सके। आपको बता दें कि बीते साल जून महीने में रूसी डिफेंस ने खेरसोन रीजन में इसी डैम को मिसाइल अटैक में उड़ाया था। नीपर नदी पर बने करीब 3.2 किलोमीटर लंबे डैम की दीवार को नेस्त नाबूद किया था। और जानते हैं, रूसी हमले के बाद बांध टूटने के साथ ही खेरसोन से जेपोरीजिया तक बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने नोवा काखोवका डैम पर खुद हमला किया, उसे तहस नहस किया। और इसकी वजह है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का परमाणु दांव। दरअसल यूक्रेन का जेपोरीजिया से खेरसोन तक का इलाका एक ऐसा एटमी जोन है जहां एक भी चिंगारी महाविस्फोट को अंजाम दे सकती है। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक धमाके के साथ दहल सकता है, आग के धधकते शोलों में तब्दील हो सकता है। दरअसल काखोवका डैम पर हमला करना ज़ेलेंस्की की सोची समझी रणनीति है। वो ये कि हमले से डैम का हिस्सा डैमेज होगा, जिससे नीपर नदी का पानी लगातार बहने लगेगा। और ऐसा लगातार जारी रहा तो जेपोरीजिया से खेरसोन तक या फिर कहें आधे से ज्यादा यूक्रेन एटमी कोहराम से थर्रा उठेगा। क्योंकि काखोवका डैम में पानी का जो रिजर्वॉयर बनाया गया है वो जेपोरीजिया के न्यूक्लियर प्लांट तक पानी की सप्लाई करता था। जेपोरीजिया पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम से जुड़ा था। दरअसल काखोवका डैम टूटने के साथ ही नीपर नदी का पानी खेरसोन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते रिजर्वॉयर का जल स्तर घट रहा है और ये किसी महाखतरे से कम नहीं है।
क्योंकि नीपर नदी पर बना रिजर्वायर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये रिजर्वायर काखोव का डैम से ज़ैपोरिज़िया तक फैला हुआ है। रिजर्वायर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के 6 रिएक्टर को कूलिंग करता है। रिजर्वायर में जलस्तर घटने से न्यूक्लियर प्लांट बंद हो सकता है, जिसका मतलब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विनाशक ब्लास्ट, क्योंकि कूलिंग सिस्टम ठप होने से परमाणु रिएक्टर में प्रचंड विस्फोट होगा और देखते ही देखते ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट से निकला रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा, अनगिनत लाशें बिछा देगा, बेहिसाब बर्बादी ला देगा। जिस तरह जंग में यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है, जिस तरह रूस हावी है, ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। वो ये, ज़ेलेंस्की का पहला दांव ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन को लीक करवाना। ज़ेलेंस्की का दूसरा दांव रूसी इलाकों में गुरिल्ला हमलों को अंजाम देना। बस इसी रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की ने पहले नोवा काखोव का डैम पर हमला किया और इसके साथ साथ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई रूसी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की, ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के बंकर पर ड्रोन से हमला, यूक्रेनी ड्रोन से बंकर में धमाका हुआ, रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई है। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर से लेकर धरती के आखिरी छोर तक बारूद सुलग रहा है। युद्ध का विस्तार होता जा रहा है। अब साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक कब्जे की जंग छिड़ गई है। साउथ पोल में पुतिन का प्रयोग परमाणु युद्ध का संयोग बनता दिख रहा है। रूस ने अंटार्कटिका में अपने नए सेंटर का ऐलान किया तो इससे अमेरिका तक खलबली मच गई। उधर ईरान ने भी साउथ पोल में अपने विस्तार का ऐलान कर दिया। सवाल है कि उत्तरी और दक्षिणी पोल पर कब्जे की जंग क्यों छिड़ गई है? क्या यह परमाणु युद्ध का संकेत है? धरती की सबसे ठंडी जगह पर भी सुपर पावर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। साउथ पोल की जंग को भी फतह करने की पुतिन की पूरी तैयारी है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है, दूसरी तरफ पुतिन पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच अंटार्कटिका पर रूसी प्रभुत्व का झंडा लहराने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। पुतिन और रूस के सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के मीटिंग के बाद पश्चिमी देशों को अंटार्कटिका पर रूस के कब्जे का डर सताने लगा है। रूस ने अंटार्कटिका में नया स्टेशन शुरू किया है। अंटार्कटिका में वोस्तोक रूस का रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका में वोस्तोक स्टेशन का उद्घाटन पुतिन ने वीडियो लिंक के जरिए किया। इस मौके पर पुतिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मौजूद थे। इस बीच पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने उन्हें अंटार्कटिका की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। यूक्रेन के साथ चल रहे घमासान के बीच पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ अंटार्कटिका के दौरे का न्योता भी स्वीकार कर दिया। अंटार्कटिका में रूस का सबसे ज्यादा दबदबा है और पुतिन यहां अपनी कई परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंटार्कटिका में रूस के 10 स्टेशन हैं। इनमें 5 स्टेशन साल भर चलने वाले हैं, वहीं 5 रूसी स्टेशन मौसमी आधार पर चलते हैं। रूस अंटार्कटिका में मोलोदोयोझनाया स्टेशन पर भी दावा करता है, जो मौसमी आधार पर संचालित होता है। पास में बेलारूस का रिसर्च स्टेशन माउंट वेचररन्याया भी है, जिसे साल 2015 में खोला गया था। एक तरफ रूस और बेलारूस एक साथ मिलकर अंटार्कटिका में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी साउथ पोल में पैर जमाना शुरू कर दिया है।
सवाल है कि यूक्रेन से लेकर बेरिल ईस्ट तक भीषण जंग के बीच साउथ पोल को लेकर कब्जे की लड़ाई क्यों शुरू हो गई है? आखिर क्यों दुनिया की ताकतें साउथ पोल पर कब्जा जमाना चाहती हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसेना साउथ पोल तक अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है। ईरान दक्षिणी ध्रुव पर नौसेना तैनात करेगा। यही नहीं, ईरान हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। इसके लिए ईरान ने 3 अलग-अलग मुख्यालय बनाए हैं। युद्ध और पिघलती बर्फ से विश्व राजनीति में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस तनाव की वजह से अंटार्कटिका जंग का नया अखाड़ा बनने जा रहा है? अंटार्कटिका में लंबे वक्त तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और कुछ यूरोपीय देश ही एक्टिव रहे, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने भी वहां अपना दखल बढ़ा दिया है। जानकारों का मानना है कि लंबे समय से चीन की नजर अंटार्कटिका के खनिज भंडारों पर है। साउथ पोल ही नहीं, नॉर्थ पोल में भी कब्जे की जंग छिड़ गई है। उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक में रूस के कई परमाणु प्लांट पहले से ही हैं। रूस ने कुछ वक्त पहले इस इलाके में मिसाइल परीक्षण भी किया था। आर्कटिक पर रूस के बढ़ते दबदबे से परेशान होकर नेटो के अटलांटिक गठबंधन ने कुछ वक्त पहले नॉर्वे में बड़ा युद्धाभ्यास किया था, ताकि उस दुर्गम इलाके में रूस की हर चुनौती का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास ने एक बार फिर से बंधकों को मारने की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के गढ़ खान यूनुस पर कब्जा जमा लिया है। हमास को बैकफुट पर लाने के लिए हमलों को तेज कर दिया गया है, लेकिन तबाही और मौतों के बढ़ते आंकड़े के बीच सीज फायर पर समझौता नहीं हो पा रहा है। सवाल यही है कि आखिर बंधकों का क्या होगा। हमास का सबसे बड़ा गढ़ तबाह हो गया। खान यूनिस के चप्पे चप्पे की तलाशी ले ली गई। पूरे इलाके पर इजराइल की सेना का कब्जा हो गया, लेकिन अब तक इजराइल के सैनिक बंधकों तक नहीं पहुंच सके। इजराइल की फिशिंग की शुरुआत ही बंधकों को छुड़ाने और हमास के सफाई के लिए की गई थी, लेकिन इजराइल इन दोनों में कामयाब नहीं हो सका और अब इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए हमास ने फिर धमकी जारी की है। हमास ने बंधकों को मारने की धमकी दी है। धमकी के बाद कतर में सरगर्मी तेज हो गई है। मोसाद और CIA के प्रमुख कतर में बैठकें कर रहे हैं। बौखलाहट में गाजा में हमले तेज हो गए हैं। इजराइल के सैनिकों पर बंधकों तक पहुंचने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से सेना लगातार हमले कर रही है। कई इमारतों को गिरा दिया गया है। खान यूनिस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। दूसरी तरफ हमास का गुरिल्ला प्रहार जारी है। हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से हमला शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास अब इजरायली सैनिकों के बेकार समझे जाने वाले हथियारों से ही हमले कर रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक हमास इजरायली सैनिकों के शेल का इस्तेमाल कर रहा है। मिसफायर हुए हथियारों से विस्फोटक निकाल रहा है। इजरायली सैनिकों की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने गाइडेड मिसाइल में कैमरा लगाकर यह वीडियो शूट किया है। हिजबुल्लाह के इस मिसाइल से इजराइल के एक रडार को टारगेट किया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह फलक 1 मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने रहाब बेस को भी मिसाइल से टारगेट किया है। फिलहाल ये तस्वीर इजराइल के लोगों के लिए दहशत की वजह है। इसमें अरबी और हिब्रू में लिखा गया है, अल कस्साम ब्रिगेड अपने सभी कैदियों को लड़ाकू विमानों की बमबारी के बाद मारने की घोषणा करता है। इस तस्वीर में लोगों को टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए दिखाया गया है। इस धमकी के बाद कतर में बैठकों का दौर तेज हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में CIA प्रमुख विलियम बर्न्स, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया, शिन बेट प्रमुख रोनिन बार, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी और मिस्र के खुफिया सेवाओं के प्रमुख अब्बास कामिल समेत अधिकारी शामिल थे। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका, मिस्र और कतर 136 बंधकों की रिहाई के लिए बैठक कर रहा है ताकि अस्थायी रूप से युद्ध को रोका जा सके और हमास के साथ इजराइल का दूसरा समझौता हो जाए। लेकिन शर्तों पर बात नहीं बन पा रही है। हमास इजराइल की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है और इजराइल पर दबाव बना रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल हमले तेज करके हमास पर दबाव बनाने की कोशिश में है। लेकिन इन सब के बीच गाजा में मौत और तबाही का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जनवरी में किम के कई मिसाइल टेस्ट से दक्षिण कोरिया और जापान से लेकर अमेरिका तक दहशत है। इसी बीच किम के जिगरी दोस्त पुतिन भी प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं। तो क्या किम और पुतिन की जोड़ी आने वाले दिनों में कोई बड़ा धमाका करने वाली है? किम का बारूदी परीक्षण थम नहीं रहा है। एक बार फिर किम ने किया क्रूज मिसाइल का टेस्ट। किम के लगातार मिसाइल टेस्ट के पीछे आखिर क्या है मकसद? इधर किम मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। उधर पुतिन भी प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं। तो क्या किम और पुतिन की जोड़ी आने वाले दिनों में कोई एटमी विस्फोट करने वाली है? उत्तर कोरिया ने रविवार को एक हफ्ते में दूसरी बार अपनी नई क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक दहशत पैदा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने अपनी नई मिसाइल को पनडुब्बी लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM नाम दिया है। किम की नई मिसाइल का नाम पुलवसल 331 है। किम जोंग ने खुद इस मिसाइल टेस्ट की निगरानी की। हालांकि इस बार दक्षिण कोरिया की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई कि उत्तर कोरिया ने कितनी मिसाइलें दागी हैं और वो कितनी दूर तक पहुंची। दावा किया जा रहा है कि किम की मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। दक्षिण कोरिया के दावे के मुताबिक
एक महीने के अंदर किम ने तीसरी बार मिसाइल परीक्षण किया है। इससे पहले 24 जनवरी को भी क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था। 14 जनवरी को भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। अमेरिका में ऐसा हादसा हुआ कि तस्वीरें देखकर दुनिया दहल गई। ड्राइवर से एक चूक हुई और इसी के साथ हाईवे पर 40 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। एक गलती और देखते ही देखते 40 गाड़ियां ब्रिज पर ढेर हो गईं। एक दूसरे की चपेट में आकर कबाड़ में तब्दील हो गईं। भयानक एक्सीडेंट की तस्वीर अमेरिका के मैरीलैंड ब्रिज से सामने आई है, जहां चेसापीक खाड़ी को पार करने के दौरान एक मालवाहक ट्रक गलत लेन में चला गया और उसने आगे चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। बस फिर ट्रक ड्राइवर की यही गलती बाकियों पर भारी पड़ गई। जैसे ही मालवाहक ट्रक गलत लेन में दाखिल हुआ, पीछे से आ रही दर्जनों गाड़ियां उससे टकराने लगी और फिर क्या, चंद मिनटों के अंदर 40 से ज्यादा गाड़ियां भयानक हादसे की चपेट में आ गईं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हादसे की वजह से दर्जनों लोग घायल हुए। करीब 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक मैरीलैंड ब्रिज हाईवे जाम रहा। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ गया। स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की माने तो यह ब्रिज मैरीलैंड के पूर्वी तट और बाल्टीमोर के साथ साथ अन्नापोलिस और वॉशिंगटन के महानगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है। इस घटना के बाद से अथॉरिटी ने यातायात नियमों में बदलाव करने की भी योजना बनानी शुरू कर दी है, ताकि फिर कभी ऐसा भयावह हादसा न हो।